Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, आज फिर से हम लेकर के आए हिंदी निःशुल्क टेस्ट नंबर 22। जी हां, इसके पहले 21 टेस्ट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली बार मैंने बताया, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने किया है। जिन प्रश्नों को अधिकांशतः एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने इस टेस्ट पेपर में किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी अगर आपके सिलेबस में शामिल है, हिंदी, सामान्य हिंदी या व्याकरण की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर की। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जी हाँ दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है? देखिए 4 यहाँ पर शब्द है और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से आप इसको समझना। तो पहला जो अपना ऑप्शन है शुश्रूषा, यही इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करें तो शुश्रूषा इसका सही जवाब है। देखिए शुश्रूषा गलत है, शुश्रूषा गलत है, ये भी गलत है। शिव वाला शु आएगा, इसमें छोटी उ की मात्रा शुरू में, बड़े उ की मात्रा शा में आ की मात्रा। तो ये वाला जो शुश्रूषा है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, यही इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 बेचान। बेचान जो शब्द है इसमें बे उपसर्ग नहीं है। जी हाँ, बाकी बेचारा की बात करें तो इसमें बे उपसर्ग है, बेईमान, बेवकूफ़ में भी बे उपसर्ग है, लेकिन बेचान में बे उपसर्ग नहीं है, क्योंकि बेचान जो शब्द है ये शब्द में एक अलग शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 बेचान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि अशुद्ध शब्द को हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो दोस्तों शूर्पणखा सही है, सर्पिणी भी सही है, श्वेतांगी ये भी सही है, और चतुरिणी जो शब्द है साथियों ये गलत है। जी हाँ, चतुरिणी जो शब्द है ये यहाँ पर गलत है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? कच्छ, कुंतल, शिरोरु और सरोरु है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, देखिए केश के पर्यायवाची की बात करें तो कच्छ, कुंतल और शिरोरु ये तीनों केश के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरोरु की बात करें तो ये केश का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। आज ये जो सवाल है, इस सवाल का सही जवाब है विकल्प 4 सरोरु है, जो केश का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से निकालना चाहिए, कभी कभी चालाकी भी करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा इसका विकल्प 2 बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। यहाँ पर सही जवाब इसका विकल्प 2। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास हैं? त्रिभुवन, चतुर्युग, चतुरानन, पंचपात्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, बहुव्रीहि समास की बात करें तो चतुरानन, जिसे ब्रह्मा भी कहा गया है, तो ब्रह्मा के लिए जो चतुरानन शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास हैं। बाकी त्रिभुवन, चतुर्युग और पंचपात्र इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें जो है वो द्विगु समास है। क्या है साथियों? द्विगु समास है। चतुरानन की बात करें तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? यानी कि कौन सा इनमें से सरल वाक्य है? श्याम आया और मोहन चला गया, ये सरल वाक्य नहीं है। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये भी सरल वाक्य नहीं है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। जी हाँ साथियों, ये यहाँ पर बात करें तो ये सरल वाक्य है। और एक और वाक्य देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, तो ये भी सरल वाक्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 3 जो है ये सरल वाक्य है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? देखिए विलोम युग्म है जो गलत है। संपन्न, विपन्न,
मूक वाचाल, तो दोस्तों संपन्न का विलोम शब्द विपन्न होता है, मूक का वाचाल होता है और सम्मुख का विमुख होता है, लेकिन जो मितव्ययी है उसका अल्पव्ययी नहीं होता है, यानी कि ये गलत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 मितव्ययी और अल्पव्ययी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक ही शब्द है, इनका अर्थ एक ही है। मितव्ययी यानी कि कम खर्चा करने वाला और अल्पव्ययी मानी भी कम खर्चा करने वाला, तो ये विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये भी सही है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, ये भी सही है। अब देखिए क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये यहाँ पर गलत है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प 3 यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय नहीं कहते हैं, बल्कि कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है विकल्प 1। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब है। मिश्र वाक्य की बात करें तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, ये यहाँ पर मिश्र वाक्य है, तो विकल्प 1 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत और पद से च्युत। जी हाँ दोस्तों, तो 11वां जो प्रश्न है इसमें सही विकल्प की बात करें तो विकल्प 4 जो है पदच्युत, वो यहाँ पर सही जवाब, यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। यानी कि मनमाना की बात करें तो मनमाना में कर्ण तत्पुरुष समास है, ईश्वर दत्त में भी तत्पुरुष समास है, और तुलसीकृत में भी तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष। और पदच्युत की बात करें तो दोस्तों इसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, अपादान से अलग होने पर। तो दोस्त यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा पदच्युत में, तो कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर नहीं है, तो सही जवाब होगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? ग्रह, गृह, घर, नक्षत्रादि, आकाशीय पिंड। साथियों ये भी गलत है, ग्रह मानी घर नहीं होता है, ये उल्टा है। तो दोस्तों इसका तो ये होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है, सही नहीं है। अपत्य और अपथ्य, अपत्य यानी संतान और अपथ्य मानी जो बीमारी के लिए उपयुक्त ना हो। अवधि एक भाषा, अवधि एक सीमा, तो ये भी साथियों गलत है। जलद, कमल, जलज, बादल। जलद का मतलब तो बादल होता है, जबकि जलज का मतलब कमल होता है। तो दोस्तों ये तो यहाँ होना चाहिए था और ये इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत है। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रश्न को समझिए कौन सा शब्द युग्म का जो विकल्प है वो सही है। तो सही की बात करते हैं यहाँ पर विकल्प 2 बिल्कुल सही है। अपत्य यानी संतान होती है और अपथ्य मानी जो बीमारी के लिए उपयुक्त ना हो उसे कहा गया है। तो दोस्तों विकल्प 2 यहाँ पर सही है, बाकी और सभी गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? चाप, कोदंड, सरासन, विशिक। साथ ही इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 विशिक। विशिक जो है ये धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों ये धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिजात्य, आध्यात्मिक, पुनरावलोकन, हथिनी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 हथिनी। हथिनी यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, बाकी अभिजात्य गलत है, आध्यात्मिक भी अशुद्ध है और पुनरावलोकन भी अशुद्ध शब्द है। पुनरावलोकन की बात करें तो साथ यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आएगी, पुनरावलोकन होता है। अध्यात्म की जगह आध्यात्मिक होता है, अभिजात्य की जगह भी साथियों अभिजात्य होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 3 हथिनी शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध, गृहिणी सही है, दुर्वस्था साथियों ये भी सही है, सरोजनी ये यहाँ पर गलत है और रचयित्री भी यहाँ पर सही है। जी हाँ दोस्तों, सरोजनी ना होकर के सरोजिनी होता है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द सरोजनी है, बाकी तीनों जो शब्द है वो शुद्ध है। तो विकल्प 3 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? अज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अल्पज्ञ। साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4 अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको क्या कहा जाता है?
अल्पज्ञ। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मरीज को यथा समय दवा देना चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। तो देखिए दोस्तों, वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये यहाँ पर जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। बाकी मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये भी सही है। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, यहाँ पर देनी कर लीजिए आप, दवा देनी चाहिए, तो ये भी सही है। परशुराम की क्रोधाग्नि सभी आतंकित थे, ये भी सही है। बाकी वह सदैव ही सत्य बोलता है, इसमें व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर ही जो लिखा हुआ है इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं, वह सदैव सत्य बोलता है, ये भी यहाँ पर हो सकता था। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब है। किस शब्द की संधि सही है? सही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, ये गलत है। नदीधन अर्पण, नद्यार्पण, ये भी गलत है। एक धन एक एक होना चाहिए था, तो एक एक, ये भी गलत है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, जी हाँ दोस्तों, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, ये यहाँ पर सही, यानी कि सही संधि विच्छेद की बात करें तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। तो यहाँ पर विकल्प 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, नीलकमल, काला सांप और गजानन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, नीलकमल नीला है जो कमल, काला सांप काला है जो सांप, इनमें कर्मधारय समास हैं इन तीनों में, लेकिन गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। अतः इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, क्योंकि दोस्तों गजानन जो शब्द है इसमें बहुव्रीहि समास है, ना कि कर्मधारय। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? चाय, तंबाकू, विज्ञापन, कायल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए तो चाय, तंबाकू और कायल, ये तीनों शब्द जो है विदेशी मूल के हैं, लेकिन नहीं, यानी कि जो विज्ञापन शब्द है ये विदेशी मूल का नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, विज्ञापन। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है? कली का खिलकर फूल बन जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब है रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना का जो मुहावरा है उसका अर्थ है रहस्य प्रकट हो जाना। विकल्प 2 यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? देखिए, गलत हमें संधि विच्छेद यहाँ पर देखना है। प्रतीक्षा, प्रतिदन, ईक्षा, पावक, पौधन, अख, ये सही है। मधुवरी, मधुदन, अरि, ये भी सही है। यथेष्ट, यथादन, इष्ट, ये भी सही है। प्रतीक्षा शब्द की बात करें तो दोस्तों ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदन, ईक्षा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। तो बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो विकल्प 1 यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अग्नि, वी, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, पयोधर, उरोज और सरोज। और विकल्प 4, जी हाँ दोस्तों, विकल्प 4 है व्योम, नभ, अंबर। तो यहाँ पर विकल्प 4 सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, बाकी के तीनों विकल्प है ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अनिल जो है यह हवा का है पर्यायवाची। पाषाण, अश्म, उत्पल, ये भी जो है एक समान जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। पयोधर, उरोज, सरोज, ये भी नहीं है। और व्योम, नभ, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, स्नेहिल, शामिल, फैनिल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, शामिल, इसमें इल प्रत्यय नहीं है। बाकी जटिल में इल प्रत्यय है, स्नेहिल में इल प्रत्यय है, फैनिल में भी इल प्रत्यय है और शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव और परायण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो जो विकल्प 4 है परायण, इसमें परा उपसर्ग नहीं है। बाकी परामर्श, पराक्रम और पराभव, इन तीनों में परा उपसर्ग है, लेकिन परायण में परा उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प 4। तो दोस्तों ये था टेस्ट पेपर आप सभी के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने किया है। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा हमारा टेस्ट पेपर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी यूज़फुल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखें। डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा आपको इन वीडियो से, आपकी बेहतर तैयारी के लिए, आपका सिलेक्शन पक्का करने में। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।